अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्टडी विद ईमान। वी स्टडी विद ईमान में आज लेसन नंबर 3 का हम आगाज़ करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मैनेज सिस्टम डिज़ाइंड एंड ऑपरेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक ऐसा एक मैनेज सिस्टम होता है जिसमें कुछ ख़ास किस्म के जो है वो गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो है उनको ऑपरेट किया जाता है, उन्हें डिज़ाइन किया जाता है, यानी इनको तैयार किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर बाय चांस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें लोग फ़ौरन से इकट्ठे हो जाएं बाय चांस, ऐसा कुछ नहीं होता। दे कॉन्शियसली एंड फॉर्मली इस्टेब्लिश इट टू accomplish certain goals that its members would be unable to reach individually। इसको जो है ना वो कॉन्शियसली और फॉर्मली जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी इसमें हर चीज़ को देखा जाता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। बहुत ज़्यादा जो है वो है कि फॉर्मली जो है वो चीज़ों को देखा जाता है, कॉन्शियसली फॉर्मली। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ लेजिटिमेसी एंड ऑफिशियल रिकॉग्निशन। ये जो फॉर्मल होती है ना, ये भी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो जिसकी अपनी एक पहचान होती है। इनफॉर्मल जो है वो द अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये अनऑफिशियल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी जिसकी कोई अपनी जो है वो इतनी ख़ास पहचान नहीं होती है। जो फॉर्मल होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। यानी हमने 2 चीज़ें पढ़नी थी ना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। टास्क क्या होता है? टास्क का मतलब होता है मिशन और पर्पज़ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि एक टास्क होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको आगे काम करने के लिए उसका कोई ना कोई मिशन होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई पर्पज़ होता है। पीपल द वर्क फोर्स और ह्यूमन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली उस मिशन को और पर्पस को जो है वो कंप्लीट करने के लिए जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो लोग वर्क फोर्स वो हायर किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की एक बुनियादी अरेंजमेंट को कहते हैं। टेक्नोलॉजी द इंटेलेक्चुअल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये इसमें क्या होता है? कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ऑर्गेनाइजेशन में इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनपुट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में उनको तब्दील किया जा सके। उसके बाद सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट आ जाती है। वो क्या होती है? सिस्टम इज़ एन एंटिटी विद अ पर्पस दैट हैज़ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। अब ये एक जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम से मुराद यही होता है, एक एंटिटी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका मकसद होता है कि वो कुछ जो है वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स भी यानी कुछ हिस्सों में होती है और इसका कोई ना कोई मकसद होता है। द सिस्टम्स अप्रोच जस्ट व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम जो है ना वो उसकी अप्रोच होती है, वो ये सजेस्ट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक सिस्टम के तौर पर ही जो है ना वो देखा जा सके। ऑल सिस्टम्स हैव 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। इन तमाम सिस्टम्स की जो है वो 4 किस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे ऑपरेट विद इन एन एनवायरनमेंट। ये जो है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो ऑपरेट करती हैं, यानी माहौल के साथ चलती हैं। दे आर कम्पोज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एलिमेंट्स। इसमें जो है वो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी जो है वो कंपोज करती हैं जिनको जो कि एलिमेंट्स कहलाते हैं। कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स भी इनको कहते हैं। दे हैव अ सेंट्रल पर्पस अगेंस्ट विच द ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स एंड सब सिस्टम्स कैन बी एवेल्यूएटेड। ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो है वो इनका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की जो एफर्ट्स होती हैं, ये सब सिस्टम्स होते हैं ना, उनको इवेल्यूएट करने में काम आती है। एसेंशियल सिस्टम्स थिंकिंग प्लेसेस फोकस ऑन द इंटर रिलेटेडनेस अमंग द सब सिस्टम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी कुछ ज़रूरी चीज़ें ये भी होती हैं जिन पे फोकस किया जाता है कि सब सिस्टम किस तरह का है, इन्वायरमेंट किस तरह का है।
ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है? अ क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। क्लोज सिस्टम से मुराद ये होता है कि जो क्लोज सिस्टम होता है ना, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है, यानी कि बाहर की इन्वायरमेंट से, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट से जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। जो ओपन सिस्टम होता है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से भी जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि हम लोगों ने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में पहले भी पढ़ा था। द क्लोज सिस्टम फोकस ऑफ द क्लासिकल थ्योरिस्ट एम्फसाइज द इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो क्लोज सिस्टम होता है ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एफिशिएंसी पे फोकस उनका होता है पूरा पूरा, और उनका ये नज़रिया होता है कि मज़ीद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट्स लेके आई जाएँ। और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ आउटपुट्स टू इनपुट्स। जाहिर बात है आउटपुट जो है वो इनपुट्स में चेंज हो जाए। सिस्टम थ्योरी हाईलाइट्स अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर मैनेजर्स इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस जो है वो इज़ अ डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट्स करेस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड वांट के वो जो आउटपुट है भाई वो इस नीड और वांट के मुताबिक है या नहीं है। सब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम थ्योरी आल्सो एम्फसाइजेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज वन लेवल इन अ सीरीज ऑफ सब सिस्टम्स। सब सिस्टम से मुराद ये होता है कि ये एक सिस्टम थ्योरी है जो कि ये चीज़ है ना वो एम्फसाइज करती है ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन पे जिसका एक लेवल होता है, यानी सीरीज ऑफ सब सिस्टम्स होती हैं लेकिन उसका एक लेवल होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ अ सब सिस्टम ऑफ आवर डिफेंस इंडस्ट्री। अब जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक ही सब सिस्टम है हमारी जो है वो इंडस्ट्रीज़ के डिफेंस के लिए। एंड द फ्लाइट क्रूज आर अ सब सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। साइनर्जी क्या होता है? सिस्टम थ्योरी ऑल्सो पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनर्जी। अब जो सिस्टम थ्योरी है उसने जो वो साइनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी बताया है, उनके बारे में बताया, विच स्टेट्स दैट द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यानी कि एक चीज़ है ना वो उसके हिस्सों से बड़ी होती है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होती है? अनदर अप्रोच टू मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशंस डेवलप ड्यूरिंग द अर्ली 1930s। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैनेजमेंट की दूसरी अप्रोच है ये ह्यूमन रिलेशंस की ना, वो डेवलप की गई थी 1930s में। द हॉथरन स्टडीज़। अब हॉथरन स्टडीज़ क्या यहाँ पे बता रही हैं कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हायर अ टीम ऑफ हार्वर्ड रिसर्चर्स लेड बाय एल्टन मेयो एंड फ्रिट्ज रोथलिसबर्गर। कि एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, ठीक है, उसने क्या किया कि एक कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर्स हायर किए, एक टीम हायर की उन्होंने हार्वर्ड रिसर्चर्स के लिए बाय एल्टन मेयो एंड फ्रिट्ज रोथलिसबर्गर जो थे उन्होंने। दे वर टू इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल वर्किंग कंडीशंस ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। उन्होंने किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की कि वर्किंग कंडीशंस क्या है वर्कर्स पर, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी किस तरह से कर, यानी कि कामों में जो है वो जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, एफिशिएंसी है या नहीं उनके काम में। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा था। हॉथर स्टडीज़ वर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड फ्रॉम 1920 टू 1932। अभी जो हॉथर स्टडी की जो सीरीज़ थी ना एक्सपेरिमेंट की, ये तकरीबन 1924 से लेकर 1932 तक ये चलती रही थी। एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट इसमें ये किया गया था, यानी फैक्ट्री में जब वो लाइटिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था कि लाइट जो है जब उन्होंने क्या किया, लाइट को जो वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल स्लो कर दिया, कि उसमें उन्होंने चेक किया कि भाई प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है उनका। तो द रिसर्चर्स फाउंड नो सिस्टम्स रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्री लाइटिंग एंड प्रोडक्शन लेवल्स। अब जो रिसर्चर्स थे ना उनको इतना कोई ख़ास जो है वो जब उन्होंने लाइटिंग जो है वो की तो उनको कोई ख़ास जो है डिफरेंस नज़र नहीं आया लाइटिंग के और प्रोडक्शन लेवल्स के ऊपर। कुछ केसेस में प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू इंक्रीज इवन व्हेन द एलिमिनेशन वाज रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ मून लाइट। The researchers concluded that the workers performed and reacted differently because the researchers were observing them. This reaction is known as the Hawthorne effect. यही चीज़ नतीजा निकला एंड पे कि भाई इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो है ना वो उसका ये फिर हॉथरन इफेक्ट जो है इसकी स्टडी इसको कहा जाता है। द ह्यूमन रिलेशंस व्यू पॉइंट। अब ह्यूमन रिलेशंस की तरफ क्या देखना कि भाई इनके कैसे ताल्लुकात हो सकते हैं। ह्यूमन रिलेशंस वाज अच्छा another noted human relations proponents argued that managers should stress primarily employee welfare। कि उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन रिलेशंस में बात की गई कि जो मैनेजर्स हैं ना उनको चाहिए कि
वो एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए जो है वो स्ट्रेस में उनको मोटिवेट करें, उनके साथ कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें। दे बिलीव सोशल नीड्स हैड प्रेजेंस ओवर इकोनॉमिक नीड्स, कि उन्होंने कहा कि भाई जो सोशल नीड्स है ना वो उन पे यकीन रखते थे कि इकोनॉमिक नीड्स से ज़्यादा जो है ना वो सोशल नीड्स उनके लिए ज़रूरी होती हैं। मैनेजमेंट मस्ट गेन द कोऑपरेशन ऑफ द ग्रुप, एक मैनेजमेंट है ठीक है, उसको ग्रुप की जो है ना कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसमें क्या कर सकते हैं, वो प्रमोट कर सकते हैं, जॉब जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। ह्यूमन रिलेशन जो एक कंट्रीब्यूटर थे दूसरे, वो ह्यूमन रिलेशंस के बारे में उन्होंने बात की थी अब्राहम मैस्लो ने। इन 1943 मैस्लो सजेस्टेड दैट ह्यूमंस हैव 5 लेवल्स ऑफ नीड्स, कि मैस्लो ने क्या किया था 1943 में, जो सजेस्ट किया था 5 levels of needs. Maslow argued that people try to satisfy their lower level needs and then progress upward to the higher level needs. उन्होंने फिर इस तरह से बताया कि भाई लोअर लेवल नीड से बंदा जो है वो हायर लेवल नीड पे किस तरह से जा सकता है, और लोअर हायर से क्या है जो वो लोअर लेवल की नीड पर वो किस तरह से आ सकता है। इस पर उसने पूरी की पूरी बात की थी। उसके बाद द चैलेंजेस ऑफ टुडेज़ ऑर्गेनाइजेशन, आज की ऑर्गेनाइजेशन को किस किस तब्दीलियों या किस किस जो है ना वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्वियसली के 20 years ago फ्यू वर्कर्स यूज फॉर फैक्स मशीन और ईमेल, कि सिर्फ तकरीबन जब 20 साल से ही चंद जो वर्कर्स हैं ना वो फैक्स मशीन्स का या ईमेल्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, या कंप्यूटर्स का रूम में, या नॉट डेस्कटॉप्स। Advances in information communication technology have permanently altered the workplace by changing the way information is created, stored, used and shared. जाहिर बात है कि अब पहले तो जो लोग का इस्तेमाल करते रहे चीज़ों का, उसके बाद जो जब नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ रही हैं तो उनके लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन और शेयरिंग का, तो इस चीज़ में भी उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। डाइवर्स वर्कफोर्स क्या होती है? डाइवर्स वर्कफोर्स रिफर्स टू 2 और मोर ग्रुप्स। डाइवर्स वर्कफोर्स जो है ना उसमें क्या होता है, वो किसको रिफ़र करती है? 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को रिफ़र करती है। ईच ऑफ हुज मेंबर्स आर आइडेंटिफाइबल इन डिस्टिंग्विशेबल बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेंडर, एज ग्रुप, एजुकेशन एटसेट्रा। यानी कि इसमें क्या हो रहा होता है कि जो मेंबर्स हैं ना वो आइडेंटिफाइबल होते हैं, यानी कि कोई ना कोई शनाख्त होती है जो कि डेमोग्राफिक और दूसरी किस्म की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना उन पे ये बेस करते हैं, जैसे कि जेंडर पे, एज पे, ग्रुप पे, एजुकेशन पे एटसेट्रा। Multiple stakeholders. Stakeholders are those who have interest in the organization. Multiple stakeholders for an organization include the customers, suppliers, consumers, investors, lenders, etc. Stakeholders वो होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी किस्म की जो है वो दिलचस्पी होती है। यानी यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, लैंडर्स हो गए, ये सारे जो है वो जुड़े हुए होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन से, कि कोई किसी न किसी की जो है वो इंटरेस्ट इनका होता है ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? एक ज़िम्मेदारी। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि किसी भी किस्म के जो थ्रेट्स आए, चैलेंजेस आए ना इंटरनली या फिर एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में, तो वो उनको जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनका सामना करें, और कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो मौक़े लेकर आएँ, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसी प्लानिंग करें कि वो उन चैलेंजेस का जो है वो सामना कर सकें। रैपिड चेंजेस क्या होता है? तेज़ी से जो तब्दीली आ रही होती है, जैसे कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो तब्दीली आ रही होती है ना, तो इसी की वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें भी तेज़ी से तब्दीली आ रही होती है किसी ना किसी। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट टू दोज चेंजेस। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इन तब्दीलियों के साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट भी जो है वो तब्दील हो सके। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन जो है ये होती है कि मैनेजर जो है वो उन चैलेंजेस का सामना करे, तो जिसमें क्या होता है कि ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि जैसे कि बिज़नेस जो है वो अगर वो अब्रॉड में कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है। वो कैसे हो सकते हैं? कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हो रहे होते हैं। मैनेजर्स जो है उनको चाहिए कि वो इफ़ेक्टिवली प्लान करें, ऑर्गेनाइज़ करें, लीड करें, कंट्रोल करें, हर काम जब इफ़ेक्टिवली करें तभी जो है वो ग्लोबली जो है सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, जो हम लोगों ने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ा था उसमें तकरीबन जो है 5 नीड्स हैं, और वो कौन कौन सी नीड्स होती हैं? बेसिक नीड्स होती हैं, सोसाइटल नीड्स होती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, और उसके अलावा जो है वो सेफ्टी नीड्स होती हैं,
और एक जो है वो सेल्फ इस्टीम नीड्स होती हैं, यानी 5 नीड्स होती हैं। ठीक है, एक तो बेसिक नीड होती है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, सेफ्टी नीड्स होती हैं, सोसाइटल नीड्स होती हैं और सेल्फ स्टीम नीड्स होती हैं। तो हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।